हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस एमसीक्यू पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन, वहीं पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन और वहीं पे बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कितना जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको आंसर सोचना है कौन सा आंसर है। ठीक है, और इसका जो अभी सही आंसर होगा वो होगा एस्ट्रेडियोल। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलिन की, इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, केसिन। फाइन। अब अगर हम केसिन की बात करें, जो दूध का उजला उजला रंग होता है ना, उजला रंग, वो केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर पीले रंग की बात करें, दूध का पीला रंग, वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दोनों बात आपको याद रखनी है। अगर हम लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज छोटी आंत से स्रावित होता है। रेनिन की बात करें अगर, ये केसिन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदलता है। किसमें? पाराकेसिनेट में। फाइन। अब जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट मनुष्य, उसमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है बहुत ज़्यादा, जिस कारण वो दूध को पचाने में कठिनाई होती है उसको। समझ रहे हैं ना? रेनिन जो है ना बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाएंगे, एडल्ट में रेनिन की मात्रा कम हो जाती है और वो दूध को पचाने की क्षमता इसके कारण कम हो जाती है एडल्ट में। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं जिसको, कि किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? किस भाग में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टोमक। स्टोमक की अगर बात करें, आमाशय की, तो इससे गैस्ट्रिक जूस, जठर रस बोलते हैं जिसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्रोपेशिन, ठीक है, और रेनिन, इसी से स्रावित होते हैं। कहाँ से? स्टोमक से, आमाशय बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन डी। फाइन। अब विटामिन डी जो है ना हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? मूत्र में, जो मानव मूत्र होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और मछली के लीवर में भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। याद रखनी है आपको बात। नेक्स्ट, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग है। कहाँ से होता है रेनिन का, मतलब रेनिन कहाँ से स्त्रावण होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा आमाशय, स्टोमक। अभी हमें पीछे भी देखा। ठीक है, अब अगर किडनी की बात करें, किडनी की, मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। यूरिया कहाँ पे बनता है? किडनी में बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किडनी की जो इकाई होती है ना, यूनिट जो किडनी की होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, किडनी की इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निष्क्रिय अंगों का समूह क्या है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशिया, काक्षी अस्थि। ये क्या है? हमारे निष्क्रिय अंगों का समूह है। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन मिलता है, किस में देखने को मिलता है? ये आपको बताना है। किस में मिलता है? प्लेनेरिया। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। किसमें? प्लेनेरिया में। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, समवर्ती अंग एनालोगस ऑर्गन्स है। क्या है समवर्ती अंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। अब आपको समझने की ज़रूरत है, एक होता है समरूप अंग। ऐसे अंग होते हैं जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। जैसे तितली
पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। इसको क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखनी है, समवर्ती और एनालॉगी अंग। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? हार्मोनल बीमारी बताना है आपको कौन सी है, जो हार्मोन की कमी से होती है, हार्मोनल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा घेंगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो है ना क्या स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, उसकी कमी हो जाती है ना, तो घेंगा रोग हमें हो जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम, ये क्या है? हमारे वायरल डिजीज़ हैं। क्या है? वायरल डिजीज़। अब ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। फाइन, इसके लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका। याद रखना है, आपको पूछा जाता है टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा लगाया जाता है? बीसीजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डार्विनिज्म है, डार्विनवाद क्या है ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो क्या है डार्विनवाद? जनन द्रव्य की निरंतरता, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है वह? इसका सही जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म कहलाता है जब दो जीव साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को लाभ नहीं होता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। वहीं पे अगर बात करें पैरासिटिज्म, जिसको परजीवित बोलते हैं, पैरासिटिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीविता। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है? दो जीव रहेंगे, ठीक है, एक को लाभ होगा बट एक को हानि होगी। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? पैरासिटिज्म। फाइन, अब परभक्षण, पैरिडेशन बोलते हैं जिसको, पैरिडेशन किसको बोलते हैं? दो जीव होंगे, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करेगा, मतलब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर ले हम गिद्ध को ले, तो गिद्ध क्या किस में कंडीशन में आता है? प्रीडेक्शन में आता है, प्रीडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि अपरदन, सोइल इरोजन की रोकथाम संभव है। रोकथाम कैसे हो सकती है सोइल इरोजन की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनः वन रोपण। ठीक है, मतलब वन लगाने से, ठीक है, पेड़ लगाने से हम भूमि अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, डार्विन का सिद्धांत था, क्या था डार्विन का सिद्धांत? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा सरीसृप व पक्षियों का। ये सरीसृप व पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी थी। ठीक है, कौन? आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ओजोन O3, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो अब केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। वायु के नमूने में क्या है? आपको बताना है वायु के नमूने में क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वायु में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है और कुछ अक्रिय गैसें भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, ऑप्शन सी सही होगा। सामान्यतः अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78.07% होती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20.93% होती है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होती है, और वहीं पे आर्गन की बात करें 0.93% होती है, तथा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। याद रखनी है आपको बात। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा मतलब अलग किया जाता है? खाद्य तेलों को, ठीक है,
जो खाद्य तेल होते हैं ना, उनको वनस्पति घी से अलग किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगर हम आसवन की बात करें, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन इंग्लिश में। ठीक है। द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इसमें जो द्रव होते हैं ना, उनके मिश्रण को पृथक किया जाता है। बट कंडीशन एक होती है कि जो उनके क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट है, वे उनके बीच का डिफरेंस जो है ना काफ़ी अधिक होना चाहिए, तभी हम ये विधि प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। जंग बताना है क्या बनने से लग जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि जो लोहे में जंग लगता है ना, ये एक रासायनिक घटना है। ठीक है। रासायनिक घटना क्या होती है, वह अभिक्रिया जो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ सकती, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फाइन। अब इसमें कंडीशन, अब इसमें होता क्या है, जब जंग लग जाता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। फाइन। और जंग से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है, जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गलवेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। याद रखनी है, पूछा जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए किस चीज़ का लेप किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जस्ते का लेप किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गलवेनीकरण या जस्तीकरण बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन का महत्व है। क्या महत्व है वायु में नाइट्रोजन का, इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अनन्य क्रियाशील है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरा यूज क्या है नाइट्रोजन का, इसको हम बल्ब में भी भरते हैं। नेक्स्ट, बिजली का बल्ब होता है जो। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। आइसोटोनिक कब कहा जाता है दो विलयनों को, उनका प्रसारण दाब समान हो। ठीक है। जब उनका प्रसारण दाब क्या होता है, समान होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक। नेक्स्ट, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है, मतलब किस फॉर्म में होती है गैस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तरल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रसोई गैस किसका मिश्रण है। किसका मिश्रण है रसोई गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अब यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एलपीजी, सबसे पहले तो एलपीजी की फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। इसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5SH। ठीक है। अब इसको मिलाते क्यों हैं, अब आपको देखा होगा जब हम अपने घर में गैस सिलेंडर लगाते हैं और वो पता लगा कहीं से लीक हो रहा है, सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है, और हमें कैसे पता लगता है कि जब भी कहीं से लीक हो तो हमें इसकी जो सुगंध है वो हमें आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि ये लीक हो रहा है। ठीक है। तो क्या मिलाया जाता है इसमें, C2H5SH, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। क्या नाम है, इथाइल मरकैप्टन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इससे मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, दलदल गैस भी कहा जाता है, और जो कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा, धानों में पाई जाती है, धान के खेत में। नेक्स्ट, अभ्रक क्या है, अभ्रक क्या है, उष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ हैं एंजाइम, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, अभी बताया था मैंने कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है,
इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, खोलते हुए द्रव जो मतलब गर्म द्रव है या फिर उबल रहा है, उसमें क्या होता है, अधिक दाब होता है। अधिक दाब क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे हम उसको कांच के बर्तन में डालते हैं तो दाब के कारण कांच का बर्तन क्या हो जाता है, चटक जाता है। नेक्स्ट, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? क्या होता है, अभी बताया था मैंने, उसका वजन थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि कुछ अधिक हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या है? क्या है परम शून्य ताप? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। कितना होता है परम शून्य ताप? आपसे पूछा जाएगा कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या माना जाता है इसको? शून्य माना जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, परम शून्य ताप। नेक्स्ट, अब फिजिक्स शुरू हो गया। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी। कैसे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। फाइन। अगर हम उसके पिंड के वेग को, वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो यहाँ पे पूरा इफेक्ट कितना पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट, स्थिर अवलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी कि दोलन कर रहा है, तो पदार्थ को क्या होगा, क्या होगा पदार्थ में, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे जिससे क्या होता है, अस्थायित्व यानी कि स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आपको समझना है गुरुत्व केंद्र मैटर करता है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, गुरुत्व केंद्र जो है ना हमारे पैरों के बीच में बढ़ना चाहिए, जिससे हम जो है ना बैलेंस रह पाएंगे, चाहे चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या फिर नीचे उतर रहे हैं। ठीक है ना, गुरुत्व केंद्र मैटर करता है। क्या होता है गुरुत्व केंद्र? वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, चाहे वस्तु जिस स्थिति में है। ठीक है ना, लेकिन जहाँ बिंदु वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा वही क्या होगा, हमारा गुरुत्व केंद्र होगा। अगर नॉर्मली हम चल रहे हैं नॉर्मल सड़क पर, ठीक है ना, तो हमारा जो गुरुत्व केंद्र होता है वो हमारे पैरों के बीच में बनता है। ठीक है, अब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो इसलिए आगे को झुकना पड़ता है गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल है कितना है? उनका आवर्तकाल 24 घंटे। नेक्स्ट, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह बोलते हैं से एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो वह क्या करेगा, वह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। नेक्स्ट, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई भी बढ़े और खारापन भी बढ़े। ठीक है ना, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब होता क्या है, जो नदी के पानी का घनत्व होता है ना वो कम होता है, किसकी कंपेयर में, समुद्र के पानी के घनत्व की कंपेयर में। इसलिए जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा वही नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगाएगा ऊपर। ठीक है, इसलिए जहाज क्या होता है, समुद्र के पानी में जाते ही थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है, क्यों? क्योंकि पारे का जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर लड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है? वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर होता है ना, बैरोमापी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों?
वायुमंडल का दाब तो भाई वायुमंडल है ना, हम तो वायुमंडल में ही रह रहे हैं ना, तो वायुमंडल का दाब तो हर एक चीज़ पे लग रहा होगा ना, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, हमारा शरीर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, सब पे वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है ना, तो हमारे शरीर पे भी लग रहा है। तो आपको बताना है कि हमें महसूस क्यों नहीं देता, ठीक है ना। अब आपको कभी, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, हमारा भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। जो रक्त का प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही कारण है जब भी हम अपने मसल्स को दबाते हैं ना, या फिर अपने किसी भी कहीं से भी मांस को दबाते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। कब तक रहता है गड्ढा? जब तक हम अपनी उंगली से उसको दबाते हैं नीचे तक, ठीक है ना। मतलब कुछ भी प्रेशर देते हैं अपनी मसल्स पे, कहीं पे भी, अपने मांस पे कहीं पे भी, ठीक है ना, वो तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जो प्रेशर लगाते हैं उसको हटा लेते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसका जो कारण क्या है? हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, समझे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? किसी पिंड का अधिकतम भार, तो इसका जो सही आंसर होगा निर्वात में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न धातुओं में बने एक एक किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाए तो क्या होगा? न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से उठा ले जाएगा? मतलब आपको बताना है किसको आसानी से उठा लेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 किलोग्राम ढीले ढीले रूप से भरे पंख, उनको उठा ले जाएगा। तो आई होप आपको एंजॉय किया होगा ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।